ओके बच्चे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं। बच्चे परसेंटेज बहुत ही इजी सा एंड बेसिक चैप्टर है। अगर आपके, याद रखिएगा, परसेंटेज कंप्लीट हो रहे हैं या परसेंटेज समझ में आ रहा है तो परसेंटेज के बेसिस पे आप 3 चैप्टर को बड़े आराम से कंप्लीट कर लोगे। फर्स्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड चैप्टर समटाइम मिक्सचर एंड एलिगेशन। 3 चैप्टर पूरी अर्थमेटिक का 3 पिलर है। अर्थमेटिक पूरे चैप्टर 3 पिलर पे बेस्ड है, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। अगर आपका ये 3 चैप्टर पे स्टूडेंट कमांड है तो आपके पास जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे आप मिक्सचर एलिगेशन की बात कर लो, चाहे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात कर लो, चाहे आप पाइप एंड सिस्टम की बात कर लो, चाहे टाइम एंड वर्क की बात कर लो, चेन रूल की बात कर लो, किसी भी अर्थमेटिक चैप्टर की बात कर लो, आप सारे ही चैप्टर बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। बस आपको इस 3 चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से कमांड होना चाहिए। आपको ये 3 चैप्टर अच्छे ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसमें से आज मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज को बड़े आराम से समझना। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक वे में बात करता हूँ, हमने बचपन की क्लास से सीखा था, मुझे किसी नंबर का 20% कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते थे, 20/100 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर किसी नंबर का 20% कैलकुलेट करना है 20/100, जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि 72 का 20% कैलकुलेट करो, 20% ऑफ 72, तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 20/100। मैंने आपसे बोला कि 900 का 20% कैलकुलेट करें, 20% ऑफ 900, दैट इज इक्वल टू 900 इंटू 20/100। दैट मीन्स अगर आप पॉइंट समझ पा रहे हो तो देखना कि हम कर क्या रहे हैं। वर्क हम यही कर रहे हैं कि मुझे जिसका भी जितना परसेंट कैलकुलेट करना हो, मैं ऑलवेज उसी परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू अपॉन 100 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 20% कैलकुलेट करना था तो 20/100 से, और अगर 30% कैलकुलेट करना हो तो 30/100 से, और अगर 25% कैलकुलेट करना हो तो दैट इज 25/100 से, और अगर 75% कैलकुलेट करना हो तो 75/100। बच्चे एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो आप लोग चैट में, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया? किसी भी नंबर का जितना परसेंट कैलकुलेट करना हो हम लोग आराम से उसे समथिंग अपॉन 100 करके कैलकुलेट करते हैं, हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे समझते हैं। इसी अगर मैंने 20% को लिखूं तो दैट इज 20/100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। क्या मैं 20/100 को सिंप्लीफाई करके 5 से कैंसिल आउट करके क्या मैं इसे 1/5 लिख सकता हूँ क्या सिंप्लीफाई करने के बाद? तो दैट मीन्स अगर 20% निकालना हो तो उसे मैं 1/5 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मुझे 20% कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड में बोलूं तो मैं पूछूं कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शनल वैल्यू 20/100 भी था, लेकिन अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। सो किसी भी परसेंटेज का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा जाए तो अपॉन में 100 करके सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आ जाएगा वो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा तो दैट इज 15/100 सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज 3/20। मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बता दो 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 8/100, 4 से सिंप्लीफाई करने के बाद दैट इज 2/25। तो मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू किसी भी परसेंटेज का अगर पूछ लिया जाए तो मैं आराम से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बच्चे फटाफट ये रिप्लाई कर दो, क्या फ्रैक्शनल वैल्यू किसी का भी पूछा जाएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा? वेरी गुड, मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू भी सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर मुझे कोई परसेंटेज गिवन हो और उसे अगर डेसिमल में पूछ लिया जाए, उसका डेसिमल वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला 20%, और इसको अगर मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज, पहले तो ये हो गया 20% का मीनिंग कि 20/100, सो दैट इज इक्वल टू डेसिमल में रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज 0.2।
इसी तरह से अगर मुझे 15% को अगर बोला जाए कि इसका डेसिमल में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो दैट इज 15/100, सो दैट इज 0.15। मैं अगर आपसे पूछ लूं एग्जांपल के लिए कि 12.5% का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज 12.5/100, इसे सिंप्लीफाई कर दिए दैट इज 0.125। तो बच्चे फटाफट बता दो, कोई भी अगर परसेंटेज वैल्यू आ जाए, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, मैं क्या ये आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ? वेरी गुड। अब इसका एडवांटेज आप ये समझ लो कि अगर मुझे फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू का भी कमांड हो, तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। जस्ट लाइक कि आप ओरली कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूछ लूं आपसे 900 का 50%, 50% ऑफ 900 क्या आएगा? आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप ओरली मुझे रिप्लाई करने वाले हो 450। वेरी गुड। कैसे आपने रिप्लाई कर दिया? आपको ये पॉइंट इंटरनली बचपन से माइंडसेट है कि 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होता है, सो 900 का 1/2 कर दिया दैट इज 450 आ जाएगा, यानी 900 का हाफ कर दिया दैट इज 450 आ जाएगा। सिमिलरली कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बोल दूं कि 12.5% को अभी मैंने डेसिमल में लिखा था, तो दैट इज 0.125 आया, लेकिन अगर मैं इसे फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन करूं तो दैट इज कितना हो जाएगा? 12.5/100। इसे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो दैट इज 1/8 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर 25% का 1/4 तो 12.5% इज द हाफ ऑफ दिस, तो इसका मतलब इसका हाफ हो जाएगा, फ्रैक्शनल का भी हाफ हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ 1/4 दैट इज 1/8। अब मेरे लिए आसान हो गया किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 12.5% ऑफ 96, अब अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, आप 96 into 1/8 कर दिए एंड 12 8 या 96, सो दैट वैल्यू इज 12। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये चीज पता चल गया कि अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू किसी का याद हो तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, और बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे हैं जिनके डाटा बार बार रिपीट होंगे, आप इनके फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रखें। जस्ट लाइक कि मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। 50, अब देखो जस्ट ब्रेक कर लेते हैं। 50% का पता था 1/2, तो 25% का जस्ट इसका हाफ 1/4 हो गया। आपसे 12.5% पूछ लिया जाएगा का यूज होगा, दैट इज 1/8 याद होना चाहिए, इससे नीचे कभी नहीं। हाँ, एग्जांपल के लिए अगर आ गया 6.25%, तो आप इसका 1/16 यूज कर लो। सिमिलरली 33.33%, आई थिंक किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू सबको याद होगा 1/3। और मैं अगर जस्ट इसका हाफ करूं तो दैट इज 16.67 या 66%, दैट फ्रैक्शनल वैल्यू इज 1/6। तो आपसे जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू पे, एक तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर आपके क्वेश्चन दिखेंगे जिसका यूज होना चाहिए, या दूसरा इसके साथ दिखते हैं, और भी 2-3 मैं दिखाऊंगा। अब हो सकता है कि कभी डायरेक्टली 12.5% पूछ लें या इसका मल्टीपल पूछ लें। एग्जांपल के लिए कि मैंने बोल दिया 37.5% ऑफ 48, 37.5% ऑफ 48। अब 37.5% का हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर आपको अप्रोच थोड़ा सा आइडिया हो और अगर आपको याद हो, तो मैंने अभी जस्ट लिखा है 12.5% का 1/8 होता है, और 37.5% इज 3 टाइम्स ऑफ 12.5, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 1/8, क्योंकि 37.5% मीन्स 3 into 12.5 दैट इज इक्वल टू 37.5। सो अगर आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता था 12.5% का, तो दैट इज 3 into 1/8 दैट इज 3/8। अब आप देखिए आपके लिए आराम से कैलकुलेशन हो गया कि 3/8 ऑफ 48 कर दिए, सो कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ गया 80। बच्चे आप बता दो, प्लीज रिप्लाई कर दो, क्या ये कनेक्शन समझ में आ गया कि आपको अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो आप अगले 3-4 निकाल सकते हो इसी तरह से। तो जो डाटा मैंने दिखाया यूज करना आता है दैट इज 37.5%।
सिमिलरली मैं अगर दूसरे डाटा की बात करूं तो इसी 12.5 का मल्टीपल में एक यूज होता है कई बार 62.5%, दैट फ्रैक्शनल वैल्यू इज 5/8, and third is 87.5%, that fractional value is 7/8। बच्चे ये तीन याद रखिएगा, आपको हो सकता है कि एग्जाम में कई बार इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिख जाए। अब वहां पे आप किसी का 87.5% अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो आपके कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा, अगर नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। सिमिलरली मैं अगर आ जाऊं तो 16.66%, 66 या 67 का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग 1/6 यूज करते हैं, तो यह याद होना चाहिए। या इसी 16.67 का मल्टीपल से अगर बात कर लूं तो दैट इज 83.33%, सो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू यूज हो जाता है दैट इज 5/6, क्योंकि दिस इज 83.33% इज इक्वल टू 5 into 16.67%, सो ये इसका वैल्यू आ रहा है, इसीलिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 5/8 होता है। सिमिलरली आपके सामने आ जाता है 14.28%, या मिक्स फ्रैक्शन में कभी लिख दिया जाता है दैट इज 14/2/7%, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है 1/7। और अगर इसका डबल कर दूं दैट इज 28.56%, तो दैट फ्रैक्शनल वैल्यू इज 2/7। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 11.11%, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है 1/9, तो इसका मल्टीपल वाला सेम बढ़ता चला जाएगा। या 9.09% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 1/11। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से हैं जिसको आप याद रखें, जितना ज्यादा ये इस पे कमांड रहेगा आपके लिए उतनी ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में। तो बच्चे सभी लोग प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्या यहाँ तक का पॉइंट पता चल गया आराम से? यहाँ तक किसी पॉइंट में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आई थिंक किसी भी बच्चे को? ठीक, अब समझना यहां तक अगर पॉइंट समझ में आ गया, इसके बाद फ्रैक्शन परसेंटेज से आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन या ये सारी चीजें समझ में आ गया, इसके बाद पूरे परसेंटेज को, मैं क्वेश्चन पे तब तक नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगले 5 मिनट और समझ लें, पूरे परसेंटेज में मैं कोई भी क्वेश्चन शो करूंगा आपसे आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या, पहला चीज समझना, कहीं पे मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया A is 20% of B, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स कि A is 20% of B अगर लिखा गया है, सो अगर B का वैल्यू, क्योंकि ऑफ B मैंने बोला हूं, इसका मतलब मैं विथ रिस्पेक्ट टू B बात कर रहा हूं, दिस से दैट कि अगर B का वैल्यू 100 है, B का वैल्यू 100 है, तो A का वैल्यू 120 होगा। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर 20% के फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके भी कर लो। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू इज, सॉरी 120 नहीं, मैं गलत बोलती हूँ बच्चे प्लीज, ओनली मैं 20% बोला हूँ, सो दैट इज 20%, इफ B A is 20% of B, सो अगर B का वैल्यू 100 है, A का वैल्यू ओनली 20 होगा। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? मैंने मोर देन नहीं बोला था इसीलिए मैं, बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो। इफ A is 20% of B, दैट मीन्स अगर B का वैल्यू 100 है तो A का वैल्यू 20 होगा। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग, यस और नो में। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, फ्रैक्शन से भी अगर समझना चाहो तो फ्रैक्शन से भी यही पॉइंट आ रहा है, दिस से दैट की फ्रैक्शनल वैल्यू 20 का 1/5 आता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो b के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दिस से दैट कि अगर b का वैल्यू 5 होगा तो नोमिनेटर वाला वैल्यू जो होगा उतना a का वैल्यू आएगा, दैट मीन्स a का वैल्यू 1 होगा। बच्चे ये पॉइंट भी रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया अब आप मुझे रिप्लाई करना, मैंने बोला 12A is 37.5% ऑफ B, मुझे बता दो फ्रैक्शन के टर्म में रिप्लाई करना आप लोग, B का वैल्यू कितना होगा और A का वैल्यू कितना होगा। पहले B का वैल्यू रिप्लाई करो।
A is 37.5% ऑफ B। अभी मैंने बोला था 37.5% के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होगा। B का वैल्यू रिप्लाई कर दो बच्चे। वेरी गुड, तो B का वैल्यू 8 होगा, बिकॉज मैंने ऑफ B बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू B बात कर रहा हूँ, दिस से दैट कि B का वैल्यू 8 होगा, और अगर B का वैल्यू 8 होगा तो A का वैल्यू कितना होगा, तो A का वैल्यू 3 हो जाएगा। बच्चे प्लीज यहाँ रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट अभी भी क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो नो लिख देना, घबराना मत। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखा जाएगा? दूसरा लिखा जाएगा A is 20% मोर देन B। अब यहाँ पे पॉइंट समझना, अब मैंने क्या लिखा, A is 20% मोर देन B। वेरी गुड, सो दिस से दैट, बच्चे ऐसे नहीं, दिस से दैट B का वैल्यू मुझे रिप्लाई करो और A का वैल्यू रिप्लाई करो, क्योंकि मैं कंपैरिजन A और B से करूंगा डायरेक्टली। B का वैल्यू कितना होगा? बच्चे जल्दी शशांक B का वैल्यू बता दो फटाफट। B का वैल्यू, वेरी गुड, B का वैल्यू 100 होगा, तो A का वैल्यू 120। सबस, क्योंकि अब की बार मैंने मोर बोला है तो एक्स्ट्रा, और फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जरा रिप्लाई करना। B का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू दैट इज 1/5, सो यहां से अगर कोरिलेट करना चाहूं तो क्या होगा? B का कितना होगा वैल्यू? नहीं, दिस से दैट 1/5 मींस 5 जो डिनोमिनेटर है यह B का वैल्यू होगा। अब मैंने ये बोला था जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा उसका वैल्यू होगा। जो भी डिनोमिनेटर आएगा जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस से दैट कि अगर B का वैल्यू 5 है तो A का वैल्यू कितना होगा? अब की बार मैंने क्वेश्चन लिखा हूं मोर, तो 5 में एक अधिक, मोर है तो एक अधिक होता, लेस रहता तो एक माइनस हो जाता। सो दैट मीन्स 5 अगर B का वैल्यू है तो A का वैल्यू 6 होगा। और वही चीज यहां से भी आ रहा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो यही फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। अगर यही वैल्यू आ रहे हैं, आप या तो 100 120 लिखे, 5 और 6 लिखे, कोई चेंजिंग नहीं है। प्लीज यहां तक रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? वेरी, अब मैं तीसरा वर्ड आ रहा हूं, तीसरे पॉइंट को समझ रहा हूं। थर्ड पॉइंट से दैट A is 20% लेस देन B। A is 20% लेस देन B। मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि B का वैल्यू और A का वैल्यू अलग अलग। B का वैल्यू कितना, तो उसके रिस्पेक्ट में A का वैल्यू बताना। B का वैल्यू, फटाफट रिप्लाई करो बच्चे। B is 100, वेरी गुड, देन A is सबस। और फ्रैक्शन से अगर कम कोरिलेट करें दैट मींस 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, इसके टर्म में अगर कोरिलेट करें तब क्या लिखूं? B वैल्यू इज 5, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 था, तो A का वैल्यू रिप्लाई कर देना। A वैल्यू इज 4, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 5 था तो A वैल्यू इससे एक कम, यानी 5 में एक कम, क्योंकि अब की बार मैं लेस बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम मोर बोला था तो एक्स्ट्रा हो गया था, अब की बार लेस तो एक कम 4 आ गया। अब यहाँ तक ये 3 स्टेटमेंट हो गया। तो आपसे जब भी जनरली क्वेश्चन होंगे, एक टाइप की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यही 3 स्टेटमेंट दिया होगा कि A is 20% ऑफ B, या A is 20% मोर देन B, या A is 20% लेस देन B। यह 3 स्टेटमेंट दिया होगा, और इस 3 स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उस पॉइंट पे चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसा कि पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि A is 20% ऑफ B, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन B is what % ऑफ A, या तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, या क्वेश्चन नंबर 2, then B is what %
मोर ऑब्लिक लेस, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो मोर और लेस देन ए, दोनों कंडीशन का रिप्लाई करना है। अब देखिए दोनों कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस साइड में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगा, इधर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट a is 20% of b, दिस से दैट कि b का वैल्यू अगर 100 है तो a का वैल्यू 20 है। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट b is what percent of a, b कितना परसेंट है a का, तो b का वैल्यू है 100। विथ रिस्पेक्ट टू मैं अब a की बात कर रहा हूं तो b बाई a यानी 100/20, और परसेंट में कैलकुलेट करना है तो इनटू 100। बच्चे ये दो वर्ड याद रखिएगा, अगर परसेंट से फ्रैक्शन लाना हो या डेसिमल लाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे जरा सॉल्व कर दें तो 5 जा, दैट मींस b इज 500% ऑफ a। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया मीनिंग? वेरी गुड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट पे आ जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट से दैट b इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन a। पहले तो मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ b और a, b का वैल्यू अगर 100 था तो a का वैल्यू 20 था। अब पूछ रहा है b इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो अभी तो दिख रहा है मेरे को मोर है, कितना अधिक हो गया, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय मोर और लेस देन a, तो मैं a के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, 80/20, जिसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट करेगा, इनटू 100, that is 5 जा 80, 5 जा 400%। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया? वेरी गुड समझ। ये पहला टाइप्स का क्वेश्चन। अभी ये टाइप समझते हैं ना, इसके बाद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट में ढंग से समझो, कितनी तरह से स्टेटमेंट लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन तो आप ओरली सॉल्व करते चले जाओगे अगर इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब मैं सेकेंड वर्ड पे आ रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा यहाँ से। मैंने लिखा कि a इज 20% मोर देन b, तो पहला क्वेश्चन फिर से वही आएगा, देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, या दूसरा क्वेश्चन, देन b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। अब फिर से यही क्वेश्चन आएगा, फिर से वही दो पार्ट में ब्रेक करो। a इज 20% मोर देन b, यानी b का वैल्यू अगर 100 होगा तो a का वैल्यू 120 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, b कितना परसेंट है, दैट इज 100 अपॉन में a 120 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर दो, दैट इज 5/6 इंटू 100, सो आंसर इज 83.33%। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया? और ये आ गया तो सेकेंड पार्ट का आंसर आप मुझे फटाफट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। सेकेंड पार्ट का आंसर रिप्लाई कर दो फटाफट। A is 20% more than B, then B is what percent? Very good, 50/3. Yeah, answer is 16.67%. 16.6666 continuously आता जाएगा, हम लोग इसे जनरली 16.67% लिख लेते हैं। कभी कभार अगर 16.66 भी लिखा हुआ हो तो हम उससे भी करेक्ट कंसीडर करेंगे। तो अब बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो, क्या मैं लेस देन वाला क्वेश्चन अगर सेम कॉन्सेप्ट से लिखूं तो क्या आप आराम से कर लोगे? अगर लेस देन वाला, वेरी गुड। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है और टाइम मत लगाना, फटाफट रिप्लाई करते जाना बड़े मजेदार ढंग से। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जरा फटाफट आंसर रिप्लाई करो। 20% ऑफ 730। वेरी गुड, 146। अब देखिए यहाँ पे आप
दोनों काम कर सकते। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ क्या 20% के लिए मैं ये कब करूंगा 730 इंटू 20/100। मैं बोलूंगा बच्चा लॉजिकल तो यही है, लेकिन आप ये क्यों करना चाह रहे हो? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां कैलकुलेशन और स्टेप मार्किंग नहीं होने वाला, वहां तो हमें जल्दी आंसर लाना है और आराम से आंसर आ जाए। मुझे ये काम करने हैं तो मैं क्या करूँ? ये तो नहीं होगा। तो मैं बोला ये कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा बच्चा बोला नहीं सर क्या मैं ये करूँ 730 इंटू 1/5। मैं बोला बेटा ये भी काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो तीसरा अप्रोच करूंगा, मुझे ये पता है किसी भी नंबर का 10% निकालना ज्यादा बेटर है, उसमें एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। वेरी गुड। तो इसका एक 10% निकल के आगे एक डिजिट वाले डेसिमल लगाते ही 73। मुझे ये पता चल चुका है कि 10% इक्वल टू 73। सो 10% अगर 73 है तो 20% उसका डबल कर दो, दैट इज 146। सबस बच्चे ये पॉइंट आपको तीनों ही चीज सही है, आपका अप्रोच देखना पड़ेगा मैं किधर से जाऊं मेरे लिए ज्यादा फास्ट हो जाए। अच्छे ढंग से बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ गया? वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। बच्चे ये रहा सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आंसर रिप्लाई कर दें। वेरी गुड, बिल्कुल 20 आ गया। 8% ऑफ 25। वेरी गुड सबस बच्चे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बच्चे। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से फटाफट रिप्लाई करो। A student obtained 75% marks in a certain examination. If maximum marks is 500, find the total marks obtained by him. 375। सरस बच्चे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर लगा फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करो, क्योंकि 500 का 75% मींस 3/4। इसे कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज 125 और 125 3 जा 375। मैंने तो ये अप्रोच कर दिया। अब मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू याद था, मुझे आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 3/4। समझ लीजिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन अभी मैं जस्ट इस कॉन्सेप्ट की बात किया हूँ, फटाफट मेरे को रिप्लाई कर दो। इफ m is 80% of n, then n is what percent of n? Very good, 125%. सबस बच्चे, because m is 80% of m, and that means n के रिस्पेक्ट में पहले इंफॉर्मेशन है, so n is 100, then m is 80। पूछ रहा है n is what percent of m, तो n का वैल्यू है 100 अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू, अब m पूछा गया है तो अपॉन 80 into 100, that is 4 and 5, 4 से कैंसिल आउट हो गया 25, so आंसर इज 125। सबस बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब ये आ गया, फटाफट एक बार रिप्लाई कर दें। जैसा कि पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड द परसेंटेज बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, और ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे ये 5 वैल्यूज दिए हुए हैं परसेंटेज में, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू रिप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आप खुद सिर्फ लिखना है ए बी सी डी, पूरी वैल्यू ऑटोमेटिकली मैं कोरिलेट करूंगा, फटाफट बता दो।
बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो डियर। बस थर्ड में कंफ्यूज कर गए। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चे मैंने अभी बताया था 1/8। लिखे नहीं क्या आपने पेज पे? ये गलत हुई ने बच्चे, अभी मैं पीछे बताया हूँ 12.5। याद रखो ना, नहीं याद था थोड़ी देर के लिए तो कोरिलेट करो। 12.5% किसका आधा होता है? 12 नहीं 12.5%। दिस इज 12 1/2 मिक्स फ्रैक्शन। 12 1/2%। दिस इज 12 1/2%। सो 12 1/2% का मीनिंग, तो दिस इज हाफ ऑफ 25%। अच्छा नहीं, दिस आपने इसे मल्टीपल नहीं बच्ची, ये नहीं था। सो 25% का हाफ, सो दैट इज 1/8। सो 1/8 में ए और बी होगा, सी और डी तो रिजेक्ट हो गया। देखो यहाँ तो सब में सेम था, फोर्थ और फिफ्थ, तो उसके बेसिस पे मैं कर ही नहीं सकता था। ए भी सब में सेम था, फर्स्ट और सेकंड में चेक करना था। आंसर इज फर्स्ट। वेरी गुड सबस बच्चे, बहुत टाइम लग गया थोड़ी सी, अब अगले में ऐसे टाइम नहीं लगना चाहिए सबस बच्चे। सिमिलरली अब लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 टू कन्वर्ट इन परसेंटेज। तो अब आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है, इसका परसेंटेज रिप्लाई करना है। ये जहां जो भी वैल्यू है उसके आगे परसेंटेज का साइन है, ये जूम करके चलो। तो 6/5, 1/20, 1/25 एंड 4/5। फटाफट रिप्लाई करो। वेरी गुड सबस बच्चे, ए आंसर। बिकॉज 6/5 इंटू 100 जब मैं करूंगा, 6/5 इंटू 100 करूंगा, दैट इज 120%। सब में आंसर था। 1/20 अभी बात किए थे, दैट इज 5%। 1/25 दैट इज 4%। एंड 4/5 दैट इज 80%। सो आंसर इज ए सबस बच्चे, वेरी गुड। देखो थोड़ी देर स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट करने से मान लिया कितना आसान होता चला गया। अब ये देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। अभी जैसे डेसिमल से परसेंटेज में करना है, अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो पहला ही आंसर आ गया 87.5%। दो डिजिट डेसिमल शिफ्ट करते चले जाओ। 87.5, 75, 25 एंड 20, ए आंसर सबस बच्चे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है। एक बार आराम से इस वर्ड को पढ़ो और फटाफट मेरे को आंसर रिप्लाई करो, और फिर मैं देखता हूं मैं कितने आसानी से इसको करूंगा। और आई थिंक आप भी उतना ही आसानी से कर लोगे। नहीं ससान बच्चे, इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तभी इतना बड़ा गलती किए। क्वेश्चन से दैट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज्ड बाय 20%। सो अगर 20% से सैलरी इंक्रीज हो चुका है, दिस से दैट कि अगर उसकी इनिशियल सैलरी 100 था तो फाइनल सैलरी बिकम्स 120। यस और नो? फटाफट लिख। अब अगला पॉइंट से दैट इफ हिज सैलरी वाज 72 आफ्टर इंक्रीजेस। आपने ये लाइन वर्ड नहीं पढ़ा था, इतना स्टेटमेंट का पार्ट, और इसीलिए आपके आंसर गलत आए हैं। If his salary was 72 after increases, that means 72 किसका वैल्यू है? 120 का या 100 का? 120 का। दिस से दैट कि अगर उसका इनिशियल सैलरी 100 यूनिट था तो फाइनल सैलरी 120 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में मुझे बता रखा है कि फाइनल सैलरी वाज 72,000 रुपीज, ये बता रखा है। मैं कंपेयर कर दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 12,600। 1 यूनिट का वैल्यू 600 आ गया। इनिशियल सैलरी कितना था? 100 यूनिट, यानी 100 इंटू 600, सो दैट इज 60,000। फर्स्ट आंसर। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आया?
सबस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका रिप्लाई करो, बच्चे आंसर करें। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से करना, बड़े आराम से करना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। वेरी गुड, 80% सबस बच्चे, बिकॉज से दैट कि two numbers are respectively 20 and 50% more than third number. So first number यहाँ लिखा, second and third number more than third number, यानी with respect to, मैं third number की बात कर रहा हूँ। This say that कि third number का value अगर 100 है, first number is 120 and second number is 150. Then first number is what percent of second number? तो first number यानी 120 is 150 का कितना परसेंट, 120 by 150 into 100, 50 2 जा 3 जा and 50 2 जा 3 से that is 4 जा, so answer is 80%। सबस बच्चे, सबके आंसर 80% आ गए, सबस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब C1 बच्चे फटाफट, ये रहे C1 के आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इसे सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करो। आपके पास पैनल एसएस है तो पैनल से जाकर के आप कर लो फटाफट C1 के तीनों क्वेश्चन का आंसर। सब सेकंड के आंसर वेरी गुड, सेकंड का आंसर आ गया 520 एंड थर्ड का आंसर, थर्ड आंसर इज 51,000। देखिए बच्चे, फर्स्ट का आंसर 96, सेकंड का 520 एंड थर्ड का आंसर 51,000। तीनों आंसर आ गए, किससे आराम से आ गए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन बच्चे, फटाफट इसका आंसर रिप्लाई करना 10 नंबर का। अब इस पॉइंट को भी मैं अभी जस्ट समझा चुका हूं आपसे, फटाफट मेरे को रिप्लाई करो, मोर और लेस वाली पॉइंट को समझ चुके हो आप, फटाफट रिप्लाई करो।
हाउ मच परसेंट मोर पूछा गया है शशांक, देखो कितना बड़ा गलती हो गया आपसे। इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए बच्चे, आपने टोटल वैल्यू रिलेट कर दिया। आंसर इज ओनली 25% मोर होता है। समझो क्वेश्चन से दैट कि राम इनकम इज 20% लेस देन श्याम इनकम। सो अगर श्याम का 100 है, दिस से दैट कि श्याम का अगर 100 है तो राम का कितना होगा, राम का 80 होगा लेस। अब पूछा गया है देन हाउ मच परसेंट श्याम इनकम मोर देन राम इनकम, राम के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है, तो 20 अधिक है विथ रिस्पेक्ट टू राम, यानी 20/80 इंटू परसेंटेज में बताना है 100, सो दैट इज 1/4, 4 से कैंसिल आउट कर दिए 20, कितना अधिक है 25% मोर। टोटल वैल्यू 125% है, लेकिन अधिक कितना है, ओनली 25% मोर। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट शशांक बताना, क्या आपने जो अभी P1 जो सॉल्व किया है वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ही सॉल्व किया या पैनल पे जाके सॉल्व किया? आई थिंक आप मेरे ही स्क्रीन पे सॉल्व किया होगा। नहीं बच्चे, आपके पास पैनल एसेस है बच्चे, आप जब भी P1 P2 करोगे ना, प्लीज पैनल से करोगे। और P1 P2 ही नहीं, उसके बाद P3 और P4 भी आपको अलॉट हुए होंगे, क्या अलॉट हुए हैं ऐसा टॉपिक वाइज? P3 4 भी होमवर्क में मिलता है, P3 4 भी आप सॉल्व करोगे। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना बच्चे, तो मेरे क्लास में तो अभी मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ तो आराम से सॉल्व होगा। वेराइटीज ऑफ, यहाँ पे तो मैं लिमिटेड क्वेश्चन लेके चलता हूँ, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। वेराइटीज क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है एग्जाम में, ये चीजें देखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसके लिए P3 4 के अंदर सारे प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। आप उन सबको जब आराम से सॉल्व करोगे, आपकी इफिशियंसी एग्जाम में बढ़ जाएगी। नहीं तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन से तो मुलाकात हुई थी, इस क्वेश्चन के बारे में सर तो बात किए थे, लेकिन भूल गया हूँ मेथड क्या था। इस पॉइंट के लिए आप जिस कॉन्सेप्ट को क्लास में सीख रहे हो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप जरूर करते चले। और बैकलॉग अगर बच्चे आप रखोगे तो लास्ट टाइम पे नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक ऐसे समझ लो कि आप एवरी डे का आपका एवरेज है कि आप 4 रोटियां खा रहे हो डेली के, मैं आपको 5 दिन रोक करके एक दिन आपको 20 रोटी एक साथ थाली में डाल दूं, आप खा पाओगे? कभी नहीं। 4 के बदले बहुत ज्यादा खा लोगे, 5 खा लोगे, फिर भी तो आप एक ही ज्यादा खाए ना। यहाँ तो 15 आपके बैकलॉग हो गए हैं ना रोटियां। सेम है होमवर्क, अगर आप साथ के साथ नहीं करते जाएंगे तो आपके पास बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा और एग्जाम जितनी नजदीक आती जाएगी उतना टफ होता चला जाएगा कंडीशन। तो इसलिए पहले से करते जाओ और रिलैक्स रहो। जिस भी पॉइंट पे नहीं समझ में आए आप आराम से पूछा करना, बट बच्चे P3 4 आराम से करते चलोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आगे से आप हमारे हर एक क्लास में P3 4 कंप्लीट करके रखेंगे। अगर एक आध क्वेश्चन होगा भी तो साथ में ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चे, एक बार फटाफट लिख दो। ओके चलो, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यह एक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले, फिर मैं इस क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन डिजाइन होंगे, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। रीड कर लिया क्वेश्चन? The price of product increased by 25%. By what percent consumption should we reduce, decrease, so that expenditure remains same? एक्सपेंडिचर रिमेन सेम वर्ड का मीनिंग है कि अगर आप पहले मंथ में एक लिमिटेड अमाउंट एक्सपेंड कर रहे थे तो अभी भी आप उतने ही करोगे। एग्जांपल के लिए समझ लो कि आप स्कूटी चला रहे हो और आपके फादर ने लिमिट फिक्स कर दिया है, पापा फिक्स कर चुके हैं कि महीने में आपके स्कूटी में तो मैं ओनली 1000 रुपीज का ही पेट्रोल डलवाऊंगा, इससे ज्यादा का तो मैं पेट्रोल डलवा ही नहीं सकता, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए। अगला पॉइंट समझना, तो अब क्वेश्चन से दैट कि प्राइस अगर 25% इंक्रीज किया है, दिस मींस कि अगर पहले प्राइस 100 रुपीज था तो आज के समय में प्राइस 125 हो चुका है।
आज के समय में प्राइस तो ऐसे इंक्रीज कर चुका है, अब आपको बताना है कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस होगा। अब इस पॉइंट से देखो, अगर आप 1000 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हो हमेशा, पहले 100 रुपीज से पेट्रोल था, इसका मतलब पहले आप 10 लीटर पेट्रोल यूज करते थे, और आज अगर प्राइस 125 हो चुका है, आज आप ओनली 8 लीटर यूज कर पाओगे, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाय 125 ओनली 8 लीटर यूज करोगे। तो आपको दिख रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है डिक्रीज हो चुका है। पहले आप 10 लीटर पेट्रोल यूज करने के लिए मिलता था, अब आपको 8 लीटर ही मिलेगा। कितने का डिक्रीज हुआ है? दैट इज 2 यूनिट का डिक्रीज हुआ। अपॉन में इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात करना है, कितना डिक्रीज हुआ, तो 2/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100। सो आंसर इज 10 आ गया, आंसर इज 20%। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। फटाफट रिप्लाई कर दो, फिर से रिपीट कर दो। बिल्कुल बच्चे, मैंने क्या बोला कि मैं कुछ भी अमाउंट फिक्स कर लूं, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। तो आप एक्सपेंडिचर कुछ भी एज्यूम कर लो, आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। एज्यूम दैट कि आपका प्राइस 25% से इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब 25% पॉइंट से दैट, देखो मैं इरेज करके फिर से इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। 25% से दैट कि अगर पहले प्राइस 100 था तो नाउ प्राइस बिकम्स 125। यस और नो? अगर पहले प्राइस 100 यूनिट था, मैं रुपीस भी नहीं बोल रहा हूँ, 100 यूनिट था, आज के समय में प्राइस हो गया 125 यूनिट। अब आप जो भी अमाउंट एक्सपेंड करना चाहो, वो चाहे 1 यूनिट ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 36 ले लो, 95 ले लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं कैलकुलेशन से बचना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला कोई ऐसा नंबर लेना जो 100 और 125 दोनों का मल्टीपल हो। मैंने बोला 100 और 125 दोनों का मल्टीपल, या तो 500 ले लो या 500 का मल्टीपल वाला कोई भी ले लो। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 2000 अब की बार। अगर मैंने 2000 ले लिया और पहले प्राइस 100 था, तो इसका मतलब पहले मैं कितना यूनिट यूज करता था, ये बता दो चैट में, फटाफट रिप्लाई कर लो। तो 2000/100, क्योंकि 2000 रुपीज मिलता था, यूनिट आपको मिलता था, और 100 यूनिट का 1 यूनिट मिलता था, यानी पहले आप 20 लीटर यूज करते थे, और आज कितना यूज कर पा रहे हो? अब प्राइस इंक्रीज होने के बाद 16। आप में डिक्रीज कितने का हो गया है कंजम्पशन में? 4 का, डिवाइडेड बाय इनिशियल, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ है, 20% में कन्वर्ट करना है इनटू 100। सो 5 सा 20%। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली अच्छे ढंग से समझ में आ गया, या अभी भी है कंफ्यूज? आई थिंक नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कंफ्यूजन। तो जब भी एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहे, तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट इस पॉइंट को जरा समझना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूं कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम के बदले में मैं बोल दूं कि एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज्ड बाय एक्सपेंडिचर, सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय, या इंक्रीज ये भी लिख रहा हूं, इंक्रीज्ड बाय ओनली 10%। समझ, अभी मैंने ये वर्ड लिख दिया कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 10%। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब पिछला जो अप्रोच था उससे करेंगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा, पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पॉइंट से दैट कि पहले अगर प्राइस 100 था, अभी प्राइस 125 हो जाएगा, और मैं पहले अगर कंजम्पशन बोल दूं कि 1000 रुपीज था, आज के समय में कंजम्पशन हो जाएगा 1100। बच्चे ये पॉइंट फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया, नहीं आया? आ गया। तो अब बात करते हैं कंजम्पशन पहले कितना था, तो 1000/10 दैट इज 100, दैट इज 10 यूनिट। और आज के समय में कंजम्पशन कितना होगा, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं, मैं ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में रख दे रहा हूँ, 8.8 अगर आपने डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, 8.8। आपका डिक्रीज कितने का हो गया, तो डिक्रीज आपका हुआ है 1.2 का, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दिए, दैट इज 12% आंसर आ गया।
आंसर में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। तो बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया? बट यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, इस डिवाइड के लिए आपने कैलकुलेटर यूज किया था, फटाफट रिप्लाई करना। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो बेटे इसीलिए ना, बट आपके एग्जाम में कहीं कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा ना, फिर आप यहाँ कैसे डिवाइड करते चले जाओगे? अगर कैलकुलेटर नहीं यूज करने हम एग्जाम में तो मैं कैसे करूँ? अगला पॉइंट समझना, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करना है आप, कंसीडर दैट इनिशियल प्राइस एंड एक्सपेंडिचर दोनों 100 था, ये एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों को इनिशियली 100 मान लेना, तो 100 लिख लेना। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन समझना, इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस आएगा इसे ऊपर लिख लो, दैट इज इंक्रीज्ड प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस हो गया 125 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इधर नीचे में लिख देना इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ था तो वही रह जाएगा, यानी 100 हो गया। अब इसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय इंक्रीज प्राइस कर देना, डिवाइडेड बाय इंक्रीज प्राइस, सो 125 into 100 कर दो परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट करने के लिए। सो 25 5 जा 5 से 20, अपना आंसर आ गया 20। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, यह रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? बच्चे ये रिप्रेजेंटेशन आ गया समझ में? तो यस, नहीं तो नो। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट समझना, ये रिप्रेजेंटेशन जब समझ में आ गया, अब इसी में जब मैं क्वेश्चन चेंज किया था कि एक्सपेंडिचर ओनली एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 10% जब किया था, तो यही चीज करके देखो, दिस से दैट इनिशियली 100 माने तो प्राइस तो हो गया 125, लेकिन एक्सपेंडिचर हो गया 110, डिफरेंस आ गया 15 का, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 25 5 जा 25 4 जा 5 से 3 जा 4 3 जा 12। देखो मुझे कहीं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये रिप्रेजेंटेशन अब अच्छे ढंग से समझ में आया? आगे कोई क्वेश्चन दूंगा तो आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में फिर फंसना नहीं चाहिए, फटाफट मेरे को रिप्लाई आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट a number is decreased by 40%, then number increased by 40%, what is net change in the number? अब यहाँ देखो कि लगातार हो रहा है, नंबर डिक्रीज्ड बाय 40% से दैट कि इनिशियल नंबर अगर 100 था तो 40% डिक्रीज होने के बाद, यानी 100 का 40% 40 डिक्रीज हो गया, सो 40% डिक्रीज होने के बाद नंबर बन गया 60। देन से दैट देन दिस नंबर इज इंक्रीज, अब जो नंबर आया है वह इंक्रीज हो गया है किससे? 40% से। 40% इसका इंक्रीज हुआ है तो 60 का 40% 24 आ गया, 24 से इंक्रीज हो गया तो नंबर हो गया 84। पूछ रहा है व्हाट इज नेट चेंज इन नंबर, नंबर में कितने की चेंजिंग आई है? तो हमने देखा है कि नेट इफेक्ट तो डिक्रीज होके आ गया है, कितने का? 16 का। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज 16 बाय 100 into 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो आंसर इज 16%। फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सबस बच्चे, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, कि जो हुआ था अगला उसी के ऊपर हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को, यही कॉन्सेप्ट चलता है, और सिमिलरली सक्सेसिव डिस्काउंट में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। इस पॉइंट को हम लोग वहां से समझेंगे अभी। फिर ये रहा नंबर, इसका आंसर जरा सा रिप्लाई कर दो। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो इस बार आंसर जल्दी से रिप्लाई कर दो। जो भी वैल्यू आएगा वो इंक्रीज और डिक्रीज में आप लिखना, I फॉर इंक्रीज, D फॉर डिक्रीज। शॉर्ट फॉर्म में I या D लिख देना। कितना? शशांक, I तो आपने लिख दिया, कितना इंक्रीज, कितना परसेंट, ये भी रिप्लाई करना है बच्चे।
वेरी गुड, 8%, सबस बच्चे 8% इंक्रीज हो गया। आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, बड़े आराम से करना। फटाफट मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो। बच्चे फटाफट आंसर रिप्लाई करो। बेटा जितना पॉइंट लिखा हुआ है ना उसको सिर्फ आप रिप्रेजेंट करो, घबराने की जरूरत नहीं है, और कैलकुलेटर भी यूज मत करना, सीधा आंसर आ जाएगा। सबस बच्चे फर्स्ट आंसर, ना आप घबराना ना कैलकुलेटर यूज करना। पॉइंट से दैट इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one among got 48% of total valid vote and 20% of vote were invalid. If the total number of voters was 9,000, then what was the number of valid vote that other one got? अब देखो कितने आसान से क्वेश्चन कि जो भी वोटर था, इतना बड़ा वोटर था, इसमें से तो 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो अब हमारे पास तो बच गया ओनली 80%। और इस 80% वैलिड वोट का एक बंदा पा रहा है कितना, 48%, यानी दूसरे को मिलेगा कितना, दैट इज 52%। यस और नो रिप्लाई कर दो। अब आपको यही कैलकुलेशन करना है कि पहले तो जो वैल्यू था उसका 80% निकालो, फिर उसका 52% निकालो। अब आप 3 स्टेप में करो या एक ही स्टेप में कर दो कि टोटल जो था 9,000, इसका 80% के लिए दैट इज हो गया 8/10, या 80/100 कर दो, पूरा वैल्यू लिखो, या 4/5 में डायरेक्टली लिख सकता था, और इंटू 52% के लिए 52/100। मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया। आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो 20% बच्चे? मैं तो सीधा एक ही बार में वैल्यू लिख रहा हूँ कि 9,000 का 80% निकाल लो और उसका 52% निकाल लो। यही आंसर आएगा ना बच्चे? हाँ या ना, यस और नो, फटाफट रिप्लाई कर दो। हमें लेंथी नहीं बनाना है क्वेश्चन, यस और नो में लिख बेटा फटाफट। अब देखो, अब इसके बाद यहां से कैलकुलेशन करता हूँ। 30 और 40 ऊपर में था, नीचे का 40 कैंसिल आउट हो गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर वाले का प्रोडक्ट करना है। अब बच्चा सोचेगा सर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन की तरफ आप देखो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 जा 16, 6 आ गया, और 9 6 जा 54। सो यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में था, मैंने छोड़ दिया, रिमेनिंग को चेक ही नहीं किया। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? हमें एग्जाम के अंदर जब भी 4 ऑप्शन में से जनरली ये होता है कि 3 गलत है, एक सही है, तो मुझे तो वो ढूंढना होता है। अगर जरूर होता कि 2 में अगर यूनिट डिजिट 4 आता तो मैं पूरा कैलकुलेशन करता, नहीं था तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके कि होगा तो यही सही होगा, नहीं तो कोई सही नहीं होगा, और नन ऑफ दीज है नहीं, तो मैं इसीलिए इस पर टिक कर दिया, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। हमें ये स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कैलकुलेशन करने के लिए। अब चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज वाला पे एक तो पीछे क्वेश्चन करवाया हूं,
और दूसरा ये क्वेश्चन है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है, और इस क्वेश्चन को तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। एक बार पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसके आंसर की बात करूँ। फटाफट बच्चे आंसर लिखें। नहीं, देखो बच्चे बड़े आराम से ओरली क्वेश्चन करते हैं, कुछ मत सोचना, रिलैक्स होकर के। एन इंक्रीज प्राइस ऑफ 30% हुआ है, एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, if men buy 6 kg less for 300, find the increased price। देखो कॉन्सेप्ट तो ये बोल रहा है, जितना स्टेटमेंट को रिलेट करना अपने डेली लाइफ से, कि आप मार्केट जा रहे थे एवरीडे में और आपको 300 रुपीज एवरीडे दिया जा रहा था। आप जाते थे किसी अंकल के पास शॉप पे और उन्हें बोलते थे कि अंकल जी मुझे एप्पल दे दो, और वो आपको X kg एप्पल एवरीडे में दे रहे थे। बट आज प्राइस इंक्रीज हो चुका है, इसीलिए वह आपको X - 6 kg देंगे। बच्चे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यस और नो में रिप्लाई करना। अगर इक्वेशन से लिखना चाहूं तो इक्वेशन से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं वैसे ओरली समझाऊंगा, पहले इक्वेशन का पॉइंट देख लो। सो मैं अगर ये मान लूं कि पहले का प्राइस एक्स था, तो पहले आपको वेट कितना मिलता होगा, 300/x kg पहले आपको मिलता होगा, यस और नो। और आज अगर 30% प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो आज का प्राइस कितना हो जाएगा, 1.3x डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं, ये रिप्लाई करना। इंक्रीज 30% इंक्रीज होने के बाद, वेरी गुड। तो आज कितना एप्पल मिलेगा आपको, 300/1.3x, यस और नो। देखो वेरी गुड सबस बच्चे, तो यहां से जो केजी मिल रहा था और यहाँ जो मिल रहा था, दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 kg, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6। आप इसे सॉल्व कर देंगे, एक्स का आंसर आया था, ये हो गया आपका एक अप्रोच। बट यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको इनिशियल वाला आता, यानी इनिशियल प्राइस आता, और उस इनिशियल प्राइस को जब आप 1.3 से मल्टीप्लाई करते, आपको फाइनल यानी न्यू प्राइस आपको पता चल जाता है, इंक्रीज प्राइस पता चल जाता है। अब आप तो एक तो ये कैलकुलेशन लंबा सा कर सकते हो, बट यह बेसिक अप्रोच है, यह हमें पता होना चाहिए। एक बार रिप्लाई कर दो, इस अप्रोच को अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब मैं ओरली समझाने वाला हूँ, वेरी गुड। अब ओरली समझ लो बच्चे, ओरली में मैं सब कुछ इरेज कर दिया। अब मैंने बोला कि आप गए, आपका ही जो एग्जांपल लिया था उसी स्टेटमेंट से आया था कि आज जैसे ही आप अंकल के पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि बेटा प्राइस तो 30% इंक्रीज कर चुका है, सो तेरे को 6 kg कम एप्पल लेके जाना होगा। इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा सोचो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अंकल ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि बेटा 30% प्राइस इंक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स आप मेरे को 30% ज्यादा अमाउंट दो, यस और नो। प्राइस बढ़ा है 30%, तो ज्यादा अमाउंट दो 30%। अगर डिक्रीज होता तो आपको वो 30% पैसे बच जाते। तो आपसे अंकल ने बोला कि 30% या तो ज्यादा अमाउंट दो, नहीं तो 6 kg कम पैसे लेके जाओ, 6 kg कम एप्पल लेके जाओ। अब लॉजिकली सोचो, 30% किसका अंकल जी ने आपसे डिमांड किया, जो पैसे आप पहले दे रहे थे, यानी 300 का 30% अंकल जी को आज आपको ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आप पूरा का पूरा एप्पल रिसीव करना चाह रहे हो, यस और नो। यहां तक बता दो फटाफट बच्चे, देख बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है जी, 300 का 30% बता दो, फटाफट लिख दो चैट में, कितना आएगा ओरली 300 का 30%। 300 का 10% हो गया 30, सो 90 हो गया, वेरी गुड। यानी अंकल जी तुमसे कहना चाह रहे हैं कि या तो तुम मेरे को बेटा 90 रुपीज दे, या 6 kg कम एप्पल लेके जा। इसका मतलब अंकल जी बोल रहे हैं कि आज के दिन में 90 रुपीज में 6 kg एप्पल मिल रहा है।
या तो तू मुझे 90 रुपीज दे या 6 kg एप्पल कम लेके जा, यानी 90 रुपीज में 6 kg एप्पल हुआ। इस पॉइंट का तो यही लॉजिक है ना, बस पता चल गया ना प्राइस कितना आ गया। 90 रुपीज में 6 kg, तो 1 kg एप्पल का पता प्राइस कितना हो गया, 90/6 दैट इज 15 रुपीज पर kg। आंसर आ गया 15 रुपीज पर kg। फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया? बच्चे अच्छे ढंग से रिप्लाई करना, क्या ये पॉइंट समझ में आया बहुत अच्छे ढंग से? समझ बच्चे, वेरी गुड। सो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब CE2 आ गए, फटाफट ये CE2 के अंदर आपके क्वेश्चन है 3, फटाफट सॉल्व करके मेरे को बच्चे बताओ। बच्चे फटाफट, इतने लंबे क्वेश्चन नहीं है, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। आलो देखते हैं सब। फर्स्ट का आंसर 4, सेकंड का आंसर 6 एंड थर्ड का आंसर 40,000। आलो देखते हैं तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट price of an article decreased by 40% and as a result quantity sold increased by 60%. What is percentage decreased in revenue? यहाँ तो decreased बोल ही दिया है, नहीं तो मैं पूछ लेता कि what is percentage change in revenue, तब आपको ये भी बताना पड़ता है कि कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज किया है।
पॉइंट समझना बच्चे, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करने से जो आएगा दैट इज रेवेन्यू। सो दिस पॉइंट से दैट कि अगर इनिशियल प्राइस 100 था तो फाइनल प्राइस बिकम्स 60, क्योंकि 40% का डिक्रीज आ गया प्राइस में। और क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी इंक्रीज बाय 60, सो पहले अगर क्वांटिटी 100 था तो अब क्वांटिटी जो सोल्ड होगा दैट इज 160 हो गया। अब आप चेक करो रेवेन्यू में कितने का चेंज हो गया, पहले रेवेन्यू जनरेट हो रहा था आपका 10,000 और अभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 9600। सो आपके रेवेन्यू में कितने का चेंज आया है, डिक्रीजिंग हुआ है, कितने का, 400 का। सो 400 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 10,000 इंटू 100, सॉल्व कर दिए, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 4% का डिक्रीज आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज अभी क्या है, द डिक्रीज ऑफ प्राइस 20% sugar enablement by 7 kg more for ₹210। देखो अगर 20% का डिक्रीज हुआ है यानी 210 का 20% यानी 42 रुपीज आपको सेव होने वाला है। और अगर आप ये रुपीज नहीं ले रहे हो तो आपको कितना केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7 केजी, यानी आज के डेट में 42 रुपीज में आपको 7 केजी शुगर मिलने वाला है। तो शुगर का प्राइस क्या हो गया, 42/7 दैट इज 6 रुपीज पर केजी। समझ बच्चे, ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गए। अब मैं आया तो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन से दैट in a election where 50% vote were declared invalid, 15% तो वोट इनवैलिड हो गया and winner got 45% of total vote and win by majority of 2000, find the total number of voters। तो देखो बच्चे आपका 100 था, 100 में से तो 50% वोट की काउंटिंग ही नहीं हुई यानी इनवैलिड हो गया, तो रिमेनिंग 85 बचा। इस 85 में से एक को 45 मिल रहा है तो दूसरे को इसका मतलब 40% मिल रहा है। और यहाँ दिख रहा है कि ये जो विन कर रहा है वो कितने से, दैट इज 5% से। और क्वेश्चन से दैट कि दैट 5% इज इक्वल टू 2000। तो 100% यानी टोटल वोटर का मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 by 5 दैट इज 400। तो 1% का वैल्यू हो गया 400, तो 100% का वैल्यू हो गया 40,000। 400 को 100 से मल्टीप्लाई करके 40,000। समझ बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट से दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 12,50,000। It decreased by 20% for first year, then increased by 10% for next year. Find the new population। अब बच्ची देखो आप या तो इसे पूरे लेकर के सॉल्व करो या डायरेक्ट पहले परसेंटेज को आप सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज से कैसे जरा समझ, फर्स्ट ईयर में 20% से इंक्रीज किया है। सो 100 था तो अभी अगर पहले पॉपुलेशन 100 यूनिट था, मैं पर्सन ही नहीं बोल रहा हूँ, 100 यूनिट था, अब पॉपुलेशन 120 यूनिट हो जाएगा बिकॉज सॉरी डिक्रीज किया है, सो अब पॉपुलेशन 80 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है देन इट इंक्रीज बाय 10%, अब इसका 10% इंक्रीज कर चुका है, 20% डिक्रीज किया था सो -20 और 10% इंक्रीज किया है सो 80 का 10% प्लस का 8 आ गया, सो अब पॉपुलेशन हो गया है 88। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर पहले पॉपुलेशन 100 यूनिट था तो फाइनल पॉपुलेशन 88 यूनिट हुआ है। अब मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूँ कि 100 यूनिट यानी इनिशियल पॉपुलेशन का वैल्यू जो था दैट इज 12,50,000 था, यानी 100 यूनिट इक्वल टू इतना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो दैट इज 12,500 यानी 12,500 आ गया।
तो 88 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, यानी 125 दिस इंटू 12500। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दो, 00 तो ऐसे ही रह गया, 125 इंटू 8 जा दैट इज 1000, सो एक जीरो आ गया, 100 रिमेनिंग एंड 125 8 या 1000 और उसमें 100 ऐड कर दिया तो 1100। सो आंसर इज दिस 11 लाख कंप्लीटली हो गया। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो एक बार, सभी लोग आराम से देखना। वेरी गुड। वेरी गुड, देन बच्चे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सा अटेंड करो। A get 28% marks in an examination and failed by 18 marks. B get 41% marks in same examination and has 21 marks more than required pass. Find the maximum marks. बच्चे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो और मेरे को फटाफट रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। आप इसे एक तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एक नॉर्मल सा लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके पॉइंट पे समझना। मैंने बोला ये 100% मार्क्स का लाइन था, इसी में कहीं पे यहाँ पे मैंने बोल दिया दिस इज पासिंग मार्क्स था, ये जो पॉइंट है ये पासिंग मार्क्स का है। अब क्वेश्चन से दैट जो फर्स्ट पर्सन था वो 28% मार्क्स पाया है एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स से कम लाया है, यानी 28 कहीं पीछे यहाँ पे आ गया, दिस इज 28% और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 18 मार्क्स का। ये पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड सबस बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट से दैट बी गेट 41% मार्क्स and same examination and has 21 marks more than required to pass. required pass से 21 ज्यादा है, यानी वो इधर की तरफ आ चुका है, तो यानी बी ने ये 41, यहाँ पे बी बैठा हुआ था, इसने मार्क्स पाया है 41% और रिक्वायर्ड से ये 21 ज्यादा है। बच्चे फटाफट ये रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इतना सा अगर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके सॉल्व है। अब देखो बच्चे क्या दिख रहा है कि ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है यानी जहां पे ए है और जो ब्लू लाइन है दैट पॉइंट इज बी, दोनों के बीच में अगर मार्क्स वाइज में डिफरेंस बात करूं तो कितना है, यहाँ से ये 21 यहाँ तक आ गया और इससे पीछे 18 और, तो दैट मीन्स टोटल 39 मार्क्स का डिफरेंस है। और परसेंटेज वाइज में अगर बात करूं कंपेयर करूं तो कितने का डिफरेंस है, 41 माइनस 28 दैट इज 13% का डिफरेंस है। दिस से दैट 13% इज इक्वल टू 39, 13% इक्वल टू 39, तो 1% इज इक्वल टू 3, सो 100% इज इक्वल टू 300। फटाफट रिप्लाई करना, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? समझ बच्चे, अगर 100% समझ में आ गया समझ बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अब इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो। अभी ऑलरेडी इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं,
फटाफट बच्चे मुझे इसका आंसर रिप्लाई करो। At an election, a candidate won the election by majority of 24,000 votes, while 10% of voters did not vote, and he had a clear support of 48% of the entire list. देखो बच्चे कितने आसान से पॉइंट में लिखे गए थे, इतना तो लगना ही नहीं चाहिए। जो भी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर टोटल जो वोटर हैं दैट इज 48, उसमें से 48% एक को मिला है और वो 24,000 वोट से जीत चुका है, जबकि 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया है। क्या इतना इंफॉर्मेशन समझ में आया आपको? फिर से समझ, टोटल वोटर थे, इसमें से 10% लोगों ने तो किया ही नहीं, यानी रिमेनिंग बच गए 90%। इसमें से एक को मिल रहा है 48%, इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे को मिलेगा 42%, क्योंकि टोटल का बात कर रहा है, 48 ऑफ टोटल बात कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरे को 42 मिलेगा इस 90 में से। और बोल रहा है जो विन कर रहा है वो मेजोरिटी ऑफ 24 है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि 6% से वो विन किया है, दैट मीन्स 6% इज इक्वल टू 24,000 बच्चे, 1% इक्वल टू 4,000, तो 100% इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4,000 इंटू 100, डबल जीरो आ गया, आंसर इज 4 लैख। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सबस बच्चे, वेरी गुड। बच्चे ये एक क्वेश्चन करो, चलो इस क्वेश्चन पे। Amar got 2 successive increment in his salary. One is 20% and other is twice of previous. If his new salary was 1,68,000, find his salary before first. बच्चे देखो कितने आसान से क्वेश्चन है। 30 पॉइंट से दैट कि अगर पहले 20% का है और दूसरी बार जो है ट्वाइस ऑफ प्रीवियस है, सो अगर पहले 20% का था तो दैट मीन्स पहले अगर 100 से अभी 120 हो गया, और 120 से अगेन अगर मैं बात करूं तो इसका अब इस पे 40% का पहले 20% इंक्रीज हुआ था, तो अब 40% का इंक्रीज हो गया, सो 120 का 40% दैट इज 48 का इंक्रीमेंट आएगा, सो अब हो जाएगा 168। बच्चे फटाफट ये पॉइंट बता दो, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है इनिशियल 20% एंड अदर इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस, यानी 20 का ट्वाइस 40% सेकेंड टाइम्स। सो पहले ओनली प्लस 20 हुआ और सेकेंड टाइम्स प्लस 48 हो गया, सो टोटल हो गया 168। जब हमने बोला था उसकी सैलरी इनिशियली 100 यूनिट था, तो फाइनल सैलरी बिकम्स 168 यूनिट। और मुझे दे रखा है इफ हिज न्यू सैलरी वाज 168,000, दैट मींस 168 यूनिट इज इक्वल टू 168,000, सो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 आ गया बच्चे, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो इनिशियल सैलरी मल्टीप्लाई हमने 1000 से कर दिया, जैसे ही हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 3 जीरो इस पे ऐड हो गए, आंसर इज 1 लाख, सॉरी आंसर इज 1 लाख। फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या आ गया ये पॉइंट सभी को समझ में? सबस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में। Raju bought a total of 560 kg of wheat, rice and pulse in ratio 3:4:1। यानी देखिए टोटल तो 560 kg है और उसे डिवाइड कर रहा है 3:1:4:1। दैट मीन्स 4 3 7 और 1 8 यूनिट में डिवाइड कर रहा है। सो दैट मीन्स 8 यूनिट इक्वल टू 560। पहले तो यही लिख दो, तो 1 यूनिट का वैल्यू बच्चे कितना आ गया 70। दैट मीन्स जो 3:4:1 के रेशियो में डिवाइड किया था, तो दैट मीन्स 7 3 21 kg यहाँ पे हो गया, 2180 यहाँ पे हो गया और 70 kg यहाँ पे हो गया। After 60% of wheat, 45% of rice and 20% of pulse are sold। इसका अगर 60%, इसका 60% सोल्ड हो गया तो इसमें से 40% रिमेनिंग बचा है। इसमें से 45% सोल्ड हुआ है तो इसमें से ओनली 55% रिमेनिंग बचा है और यहाँ से ओनली 20 हुआ है तो यहाँ से 80 रिमेनिंग बचा है। पूछ रहा है रिमेनिंग आइटम क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली निकाल लूं रिमेनिंग 210 का 40% दैट इज 84। 21 4 से 84। अगर मैं 280 का 55% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 280 का 50% हो गया 140 और 5% हो गया जो है 14 kg। सो आंसर इज 154 kg यहाँ से रिमेनिंग है और 70 का 80% दैट इज 56 kg। तीनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। सो 4 4 8 6 14 and 10 18 19 9। so answer remaining is 294 kg। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ गया 294 kg? अब आपसे बच्चे परसेंटेज में पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल टोटल वेट ऑफ राइस एंड पल्स। राइस और पल्स का इनिशियल वेट का कितना परसेंट है। अब आप इसे राइस और पल्स को ऐड कर दो, दैट इज 350 यानी 294 that is 294 divided by 350 into 100। पहले तो 5 से कैंसिल आउट कर दो, 2 जा 7, 50 से कैंसिल आउट कर दिए 7 जा 7 से इसे कैंसिल आउट कर दिए 7 4 जा 28 एंड 1 2 आ गया 42 हो गया। सो आंसर इज 84%। फटाफट एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दो, क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया? वेरी सबस। चलिए बच्चे थैंक यू। आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बच्चे।